अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वाइज में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शराजी, मेरे साथ स्टूडियोज़ में हैं ज़ाहिद हुसैन साहब और आरफा नूर। नाज़रीन, 2018 के इलेक्शन 25 जुलाई को होने जा रहे हैं और पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी जमातों ने, जिनमें तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़, तीनों जमातों ने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं इन नशिस्तों के ऊपर। और साथ में यह है कि तीनों जमातों ने जो है बुनियादी तौर पे अगर से अपने उम्मीदवारों को टिकट भी जारी कर दे मेजॉरिटी को। आज के प्रोग्राम में कोशिश हमारी होगी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की पोजीशन है क्या पूरे मुल्क के अंदर, और मोर इम्पॉर्टेंटली जो टिकटें तकसीम की गई थी उसके ऊपर बड़ा शोर उठा था, बड़ी तनकीद हुई थी, बिलखुसूस PTI पे और साथ में कुछ नून लीग के ऊपर भी हुई है। उसके ऊपर भी बात होगी कि उसको किस हद तक एड्रेस किया गया है और क्या लोग अब मुतमईन हो भी पाए कि नहीं हो पाए। और सबसे पहले चलते बात करते हैं पाकिस्तान इंसाफ की। मुश्किल काम था, पूरी कोशिश दयानतदारी से हम टिकट्स थे और हम मुशावरत करें जिन लोगों को टिकट्स नहीं मिले। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने हमारे साथ शिरकत करनी है नया पाकिस्तान बनाने। जी, खान साहब का फिर स्लोगन नया पाकिस्तान बनाने का। नया पाकिस्तान बनाने के लिए ज़ाहिर साहब वो 5 हलकों से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। लाहौर है, इस्लामाबाद है, बन्नू है, मियांवाली और कराची से भी इस दफ़ा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और साथ में उन्होंने जनूबी पंजाब का एक महाज बना था, वो भी PTI का हिस्सा बन चुका है। और एक जो स्ट्रेटजी में और तब्दीली में नज़र आती है कि जो KPK के अंदर परवेज़ खटक साहब थे, शाह फरमान, असद कैसर, इन लोगों को पहले सूबाई हलकों के लिए टिकट दिए गए थे। अब इनसे कहा गया कि वो कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़ेंगे। और पंजाब के अंदर भी नज़र आ रहा है कि जो नए चेहरे हैं, नए लोगों को, वो लोग मेजॉरिटी वो लोग हैं कि जो पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि स्ट्रेटजी बड़ी ज़बरदस्त है और आपको लगता है कि वर्क करेगी और खान साहब इलेक्शन जीत पाएंगे? ये तो कह नहीं सकते हैं कि स्ट्रेटजी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ये ज़रूर है कि स्ट्रेटजी बहुत तब्दील हुई है। 2013 में उनका सारा जोर यही था, जो कहते थे कि हम तब्दीली लाने जा रहे हैं, तो उनका सारा जोर ये था कि जो लोग इनके साथ आए हैं उनको टिकट दिया जाए, नए लोगों को। और उसमें बल्कि उन्होंने ये भी रखा था कि नौजवानों को एक सर्टन परसेंटेज ऑफ सीट्स जो है उनको पास जाएंगी। और कुछ अमल दरामद हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अब जो है वो इसलिए तब्दील हुई है कि पहले इमरान खान साहब का ख्याल शायद ये था कि 2013 में जिस बंदे को भी खड़ा करेंगे वो जीत जाएगा। मेरे ख्याल वो हुआ नहीं। और उसके साथ साथ एक और बात भी आई थी कि जो नए कैंडिडेट्स थे, जो कि पहली दफ़ा बात तो लड़ रहे थे, नए और यंग, तो उनको जो है तजुर्बा भी नहीं था। इलेक्शन लड़ना, कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स जो है मुख्तलिफ होती है। तो अब उन्होंने तब्दीली ये की है कि एक जिसको कहते हैं कि सारा उन्होंने जोर जो लगाया वो ये कि इलेक्टेबल्स पे, मतलब उन्होंने जो पहले अपनी सोच थी उससे यकीनी तौर पे बदला है। अब तो डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स में भी चले गए हैं ज़्यादा। काफ़ी ऐसी मिसालें भी हैं जहाँ पे बाप बेटों को भी टिकट मिला है, जो कि पहले ये कहते थे कि इसी की तनकीद क्या करते थे। बल्कि यहाँ तक हुई है कि बाज़ जो मेम्बरान इस लास्ट असम्बली में, पार्लियामेंट में जो अभी ख़त्म हुई है, उसमें बैठते थे ट्रेजरी बेंचेस के साथ, वो इस दफ़ा उनके कैंडिडेट बने हैं आके। तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। इसका मतलब ये है कि उनका ख्याल ये है कि पहले इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया जाए और फिर जो उनका तस्वुर नया पाकिस्तान का उस पर किया जाए। लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि जब उन लोगों के साथ आप बैठेंगे तो उनको ये पता नहीं है कि जब उनके आप रहम करम पे भी होंगे, क्योंकि जो है पार्लियामेंट में अक्सरियत भी ज़रूरी होती है हुकूमत बनाने की। सही। अब देखना ये है कि क्या स्ट्रेटजी कामयाब होती है या नहीं होती है। अभी फ़िलहाल तो मेरा ख्याल ये है कि कबल अज़ वक्त बात होगी कि कहा जाए कि बिल्कुल कामयाब हो गई, लेकिन ये यकीनी तौर पे जो आप बात करें कि जो पुराने लोग नया पाकिस्तान बनाने में उनका साथ देना चाहेंगे, जो पुराने पाकिस्तान के साथ रहेंगे। तो देखें, उन्होंने अपना इस वक्त स्लोगन भी तब्दील कर दिया है ना। वो नहीं अब नया पाकिस्तान की बात कर रहे, उनका क्या नया स्लोगन है, शायद एक पाकिस्तान। सो ये है कि देखें, पंजाब की जो पॉलिटिक्स है उसकी बिल्कुल समझ नहीं थी मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को 2013 में। खैर 2013 में उन्होंने बहुत सी गलतियां की। एक तो उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर जो इलेक्शन टॉप टू बॉटम करवाए, वो इतना एक एक्सटेंसिव और बिल्कुल वो एक इतनी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज थी कि उनका सारी एनर्जी उसमें लग गई और बहुत कम वक्त रह गया उनको ये फैसला करने के लिए कि उन्होंने टिकट्स किसको देने हैं। और भी फिर वही बात कि उनके इतने इनएक्सपीरियंस लोग थे कि उनको बिल्कुल समझ नहीं थी कि इलेक्शन कैसे लड़ा जा रहा है। बहुत सारी कंस्टिट्यूंसीज थी जहाँ उनके पोलिंग एजेंट्स ही मौजूद नहीं थे।
आखिरी दिन पे। तो और उसका जो नतीजा निकला वो ये था कि जो उन्होंने 7, 8 या 9 सीट्स जीती थी पंजाब से, वो ज़्यादातर उन लोगों की थी जिनको एक्सपीरियंस था पॉलिटिक्स का और पंजाब के अंदर इलेक्शन लड़ने का, जैसे कि ये सरवर ख़ान थे टैक्सिला से, शेख रशीद की अगर हम सीट करें, शाह महमूद, जावेद हाशमी। तो उससे पीटीआई मुझे लगता है कि उन्होंने ये रियलाइज़ किया या ये उन्होंने समझा कि इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अच्छे लोग हों, कि वो लोग हों जो इलेक्शन जीत सकते हैं। और दूसरी आई थिंक इसके साथ जो लिंक्ड है बात वो ये है कि पंजाब की पॉलिटिक्स के अंदर भी जनरली ट्रेडिशनली जो एक ट्रेंड रहा है वो ये रहा है कि 2 मेन पार्टीज़ होती हैं। 80s के जो लेट 80s या अर्ली 90s के इलेक्शन थे उसके अंदर जो वो सारा फोकस था वो ये था कि पीपीपी और एंटी पीपीपी वोट होता था। वो शिफ्ट हो गया है अब नवाज़ और एंटी नवाज़ वोट के अंदर, और जो एंटी नवाज़ वोट है वो इस वक्त सारा पीटीआई के अंदर कंसोलिडेट हो गया है, जो प्राइमरीली इस वजह से हुआ है क्योंकि पीपीपी ने अपने आप को बिल्कुल इरेलेवेंट कर लिया है पंजाब में। तो अब देखना हमें यह है, जैसे जाहिद साहब कह रहे थे, कि क्या पीटीआई की नई स्ट्रैटेजी कामयाब होती है, और अगर वो कामयाब होती है तो वो क्या सिर्फ पंजाब की सेकंड फोर्स के तौर पे कामयाब होगी या वो अपनी इलेक्शन विन भी कर पाएंगे? इलेक्शन जो भी विन करेंगे, मतलब कि वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी तो लग ही रही है ना सर इस वक्त। हमें ये नहीं मालूम कि वो फर्स्ट लार्जेस्ट है। कहने का मकसद ये है कि इलेक्शन के बाद हमें ये पता चलेगा कि पीटीआई अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी कितनी मेंटेन करती है और साथ में वो पंजाब की फोर्स बनती है कि नहीं। क्योंकि जस्ट टू गिव अ हिस्टोरिकल एग्जांपल, पीपीपी की जो ओरिजिनल एक फोर्स आइडेंटिटी थी वो थी एक पार्टी जो प्रो पुअर है, तब्दीली लाने की। और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पीपीपी की जितनी तब्दील हो गई, पंजाब में उनकी ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो थे वो ज़्यादातर फ्यूडल्स थे, बट पीपीपी ने अपनी आइडेंटिटी कभी लूज़ नहीं की। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को और इन लोगों को और रियाल पॉलिटिक को सब साथ चलाया। पीटीआई ये कर पाती है कि नहीं, ये इसका मेरे ख्याल में जवाब हमें इलेक्शन के बाद एक और बात भी, इलेक्टेबिलिटी जब हम बात करते हैं तो ये सारी ये पंजाब का ज़्यादा मामला है। देखिए केपी में जी, उसके मुकाबले में अगर आप देखें कि केपी में 2013 के इलेक्शंस में बहुत सारे नए नाम आए थे, सही, और पीटीआई के नाम जो थे वो नए भी आए थे, उन पहली दफ़ा मुंतखब भी हुए थे बहुत से लोग जो हैं, तो एक नए फेसेस आए थे। तो सियासत जो है अगर उनकी तब्दीली ज़्यादा जो आई है वो पंजाब के हवाले ही से। लेकिन जाहिर साहब आपको लगता है कि वो जो 2013 का एक्सपीरियंस से कैद को सबक हासिल किए, अब टिकटों की तकसीम के ऊपर अगर देखा जाए तो पीटीआई वो जमात है जिसके खिलाफ सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं, और फिर कोई डिसीजन आपने जो इनिशियली लिए उनको आपको बैक करना पड़ा। कुछ लोगों को आपने पहले मरले में टिकट्स नहीं दिए, बट 2 दिन बाद उन लोगों को आप टिकट दे रहे हैं। फिर यहाँ पे केपीके के अंदर देखें कि कुछ लोगों को आप चाह रहे हैं कि सूबाई असम्बली के हल्के आप अवार्ड कर रहे हैं, बाद में पता चलता है 2 हफ्ते बाद कि आप उनसे कह रहे हैं कि आप कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़े। तो स्ट्रेटजी अब भी लगता ही है कि होमवर्क ज़्यादा अच्छा नहीं नजर आ रहा हमें। तो पीटीआई के बारे में हमें मालूम है ना, हम कितनी दफ़े कहें कि वो सोचते बाद में हैं और पहले करते हैं, मगर पंजाब के अंदर वही बात है कि पीटीआई जो है उसने अपने अंदर इस वक्त 2013 के बाद 2 मुख्तलिफ पार्टीज़ को अकोमोडेट किया है, पीएमएलक्यू और पीपीपी दोनों, क्योंकि जो ख़त्म हुई हैं पंजाब में, तो वो जो सारे उनके अंदर लोग थे वो तो सब पीटीआई में गए हैं ना, तो वो उनको भी अकोमोडेट किया है। और फिर पीटीआई की अपनी जो ओरिजिनल फोर्स थी वही तो है ना, कि अब जो असल चैलेंज है पीटीआई के लिए वो यही होगा कि क्या वो सिर्फ पंजाब की सेकंड फोर्स बनेगी या वो अपनी ओरिजिनल जो उसकी एक सपोर्ट बेस है उसको भी सस्टेन कर पाएगी। एक और वजह भी थोड़ी सी मैं इस पे ऐड करूं, देखिए उसकी एक और वजह भी ये पीटीआई में नागुज़ीर थी ये चीज़, ये जो आपको शोर नज़र आता है, एक लिहाज से जो प्रोटेस्ट नज़र आता है, इसलिए नागुज़ीर थी कि उसमें तब्दीली आई थी। तो एक तो वो लोग यकीनी तौर पर फ़र्ज़ कीजिए कि जो चंद कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोग काम करते रहे, जिन्होंने पिछले दफ़ा भी इलेक्शन लड़े थे और ना बिल्कुल यानी एक जिसको कहते हैं कि एक ऑड सिचुएशन में, उसके अलावा जो है मुस्तकिल पार्टी के साथ काम करते रहे, तो उसके बाद जो है जब नया पौध आती है आपकी और टिकट उनको मिलता है तो ये तो होना था बिल्कुल एक ज़रूर। मतलब कि जैसे पीएमएलएन तो देखे ना इतनी एक्सपीरियंस पार्टी है कि उनके जो कैंडिडेट्स हैं
वो हैं और बहुत कम जगहों पे बाय द वे वैसे 2013 के अंदर PMLN ने भी बहुत जगहों पे ऐसे किया था क्योंकि उनके पास इलेक्टेबल्स PPP से भी आए थे और PMLQ से भी आए थे। ये जो राजा इखलास हैं जो गुजर खान से जीते थे ये PMLQ से आए थे और जो PMLN थी जो लोकल लेवल की वो बहुत नाराज थी इस बात पे कि जी तो वो मैं सिर्फ गुजर खान का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वहाँ जाके मैंने वो इलेक्शन से पहले देखा था कि वो एक पूरे चैप्टर था लोकल लेवल का PMLN का जो नाराज होके बैठा हुआ था और बहुत से लोगों का ख्याल था कि इखलास साहब के लिए इलेक्शन जीतना मुश्किल होगा। एक तरफ आरफा आप कहते हैं कि इलेक्शन जीतने के लिए इलेक्टेबल्स बड़े ज़रूरी हैं और यही वजह है कि जनूबी पंजाब का जो एक इत्तेहाद बना था आपको उसको मजबूरन अपने PTI में लेना पड़ा कि आपको लगता है कि वो होंगे तो एक स्ट्रेंथ बनेगी। दूसरी तरफ आप पंजाब की जो सूबाई हल्कों के पास स्ट्रेटजी ये है कि अब नए लोगों को लेके जा रहे हैं तो नए लोग हम बात यही कर रहे थे कि इलेक्शन डे के ऊपर उनकी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं होती तो अपनी पॉपुलैरिटी को उस वोट बैंक को वो अपनी कामयाबी में कन्वर्ट कर पाएंगे। पिछली दफ़ा भी यही प्रॉब्लम था ना कि इलेक्शन डे के ऊपर PTI के बारे में कहा जाता था कि जो उनकी शोहरत थी जो उनकी पॉपुलैरिटी उसको वो अपनी कामयाबी में तब्दील नहीं कर सके इलेक्शन डे के ऊपर। अब भी लगता ही है कि नए लोग आ रहे हैं नए चेहरे हैं इलेक्शन लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और इलेक्शन डे के ऊपर शायद वो उस तरह ना रिजल्ट दे पाए जिस तरह से उम्मीद की जा रही है। देखिए उनके पास इस दफ़े काफ़ी इलेक्टेबल्स हैं। अब देखना हमने सिर्फ ये है कि क्या वो इलेक्टेबल्स जो हैं उनकी अपनी स्ट्रेंथ पे इलेक्शन जीतते हैं या PTI का जो एक सॉलिड सपोर्ट बेस तो है हम उसको डिनाई नहीं कर सकते के साथ उस इलेक्टेबल की स्ट्रेंथ कंबाइन हो के वो इलेक्शन जीतेंगे कि नहीं। बट आई मीन यू कांट प्रिडिक्ट एवरीथिंग ये तो अब हमें देखना पड़ेगा। साउथ पंजाब में जो फ़र्क पड़ा है ना वो ये था कि वहाँ पे जो जीते थे लोग जो कि PMLN के बाद में जाके शामिल हुए वो इंडिपेंडेंटली जीते थे। तो अब मसला ये आता है कि उनकी यही रीडिंग थी कि जो आपके वहाँ पे PTI के जो लोग थे वो इतने तजुर्बाकार नहीं थे तो वहाँ पे तो उनको एक नेट गेन है। वहाँ पे मेरा ख्याल ये कि पार्टी के अंदर कोई बहुत ज़्यादा उसमें वो भी नहीं हो रहा है एक्सेप्ट फॉर एक सीट पे जो चक्कर हो रहा है कि अभी कोई बोसन जो है वो शामिल हुए हैं तो लगता है ये कि उनको टिकट मिल जाए। बोसन वही थे जो कि अभी आपके पहले PTI में थे फिर PMLN में शामिल होकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था जावेद हाशमी। छोटा सा ब्रेक लेते ब्रेक के बाद नून लीग ने भी अपने घोड़े मैदान में उतार दिए हैं। उनकी स्ट्रेटजी किस कदर बेहतरीन है और क्या वो अपने इस स्ट्रेटजी के तहत इलेक्शन जीत पाएंगे या नहीं या मुश्किलात उनके लिए हैं क्या है एक छोटी सी ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। आपने इस पार्टी को अपने हकूक़ वज़ीरे से सींचा और इसको पूरे पाकिस्तान में जीता। तो मैंने 2 हल्कों से अप्लाई किए 1 to 5 और 1 to 7। तो एक लीडरशिप पे छोड़ते हैं फैसला कि कहाँ से टिकट मिलती है। वेलकम बैक। ज़ैद साहब नून लीग नए कैद के साथ 2018 का इलेक्शन लड़ने जा रही है और शहबाज शरीफ साहब पार्टी की क़यादत करने जा रहे हैं। अगरचे ख़ुद 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं DG खान से भी लड़ रहे हैं सवात से भी लड़ रहे हैं लाहौर से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक नया चेहरा बड़ा ताकतवर चेहरा पार्टी के अम्ब्रेला तले इलेक्शन लड़ रहे हैं मरीम नवाज साहिबा लाहौर से N125 से। इसके अलावा खाकान अब्बासी साहब अगरचे वो अपने आवाई इलाके मरी से इलेक्शन लड़ा करते थे लेकिन पहली बार खान साहब के मुकाबले में इस्लामाबाद में उतारा गया है कि वो उनका मुकाबला भी करेंगे। इस्लामाबाद से भी इलेक्शन वो लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात कि उनका जो कायद है मियाँ नवाज़ी साहब ताहयात नाअहल हो चुके हैं ज़िंदगी भर इलेक्शन नहीं लड़ सकते और उनके जो देरीना साथी थे चौधरी निसार अली खान साहब अब वो भी पार्टी का हिस्सा नहीं है सर। अब वो भी कहीं आज़ाद हैसियत में हैं 37 साल बाद अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। कैसा देख रहे हैं सर? देखिए एक तो खैर चौधरी निसार साहब की तो बहुत अरसे से मतलब ये कि चंद महीने से ये सिलसिला चल रहा था और जब एक ब्रेकिंग पॉइंट पहुंच गया है जिसको हम लेकिन हमने जो पहले बात करते थे कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे तो पार्टी ने उनको छोड़ दिया है लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं छोड़ा। सही कह रहे हैं आप। तो एक तो ये चीज़ रही। दूसरी एक और बात भी कि देखिए सब सेफ खेल रहे हैं
एक तो जैसे पीटीआई की हमने पहले बात की थी कि जो उनका पूरा मकसद ये है कि इलेक्शन जीते, इसी तरह से पीएमएलएन का भी जो है एक लिहाज से उनको ये है कि न सिर्फ उनको वापस उनको पार्टी को चाहिए कि इक़्तिदार में आए, उनकी ख्वाहिश यही है कि और ज़्यादा तादाद में आए। तो एक तो सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि उनका पूरा इन्हिसार वही है जिसको इलेक्टेबल्स कहते हैं। उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं की है, बल्कि इसके साथ जो है उन्होंने एक और चीज़ भी की है कि ख़ास तौर पे ऐसे लोगों को भी साथ लेके आए हैं, ख़ास तौर पे जो जिसको कहते हैं मखसूस सीटों पे, कि जो है वो इनकी मियाँ साहब की जो है वो क़ुव्वत बरकरार रहे, लेकिन उनको जैसे मसलन ये है कि एक जो जिसको कहते हैं डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स, वो तो मजबूत हुई है सारी जगहों पे। पीटीआई को देख लें, उन्होंने वो उस चीज़ को दोबारा लेके आए, पीएमएलएन ने उसको और ज़्यादा मजबूत किया है। तो एक अजीब सी चीज़ नज़र आती है। पीपल्स पार्टी का जो है ये पूरा बेटे और बाप को बहुत जगह सीटें मिली हैं, बहनें पूरा जो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक अजीब सी बात है कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि जमहूरियत ने अपना सफ़र जो है काफ़ी अब बढ़ा दिया है। पहली दफ़ा इतने लंबे मुद्दत तक जमहूरी एक हुकूमत रही है, पहली दफ़ा जो है 2 कंसेक्टिव जो है तरीके से जो है हम पार्लियामान जो है मुद्दत पूरी कर चुकी है, इलेक्टेड गवर्नमेंट से दूसरी इलेक्टेड गवर्नमेंट में जा रहे हैं। लेकिन एक अजीब सा अलमिया ये है कि उसके बावजूद भी जब इस किस्म का जमहूरियत होती है तो लोग ये कहते थे कि अगर जमहूरियत को चलने दो वो फिर तब्दीलियाँ आएंगी। लेकिन यहाँ पे लगता है ये है कि डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स और ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। सबसे जो है जिस तरह से पीएमएलएन को दिया है इन्होंने, उसमें तो कमाल कर दिया है। ये आसिफ की बीवी को भी टिकट दिया है, उनकी भतीजी को भी टिकट दिया है। लेकिन एक आर्गुमेंट रखना चाहता हूँ इससे पहले कि आप अपनी बात करें कि वो जो आप बात करती थी पीपल्स पार्टी की कि प्रो पुअर और एंटी एस्टेब्लिशमेंट, पहली बार ये है कि नून लीग इस बयाने के साथ वोट को इज्जत दो और एंटी एस्टेब्लिशमेंट खिलाई मखलूक के साथ मुकाबला है। क्या ऐसा लगता है? मेरा सवाल ये है कि क्या लगता है आपको कि बड़ा इंप्रेसिव एंटी एस्टेब्लिशमेंट को जो है ना बहुत ज्यादा वो एक कर दिया है, क्योंकि 88 हाँ वो तारीख ही है, अब वो उसका कोई मतलब कि मेरे ख्याल में प्रेजेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि 88 ऑनवर्ड्स तो पीपीपी भी कोई इतनी खास एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स नहीं करती रही। ज़रदारी साहब की पार्टी तो बिल्कुल भी नहीं करती। देखिए ना, एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स में आपको इकोनॉमिक पॉलिसीज भी देखनी पड़ती हैं। IMF से रोज तो हम पूरा वो डिक्टेशन लेते हैं और हम अपनी इकोनॉमी चलाते हैं, लोन्स पे हमारा मुल्क चल रहा है, हमने कौन सी एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करनी है? ये हमारी मियां साहब के बयानिए को देखे तो लगता तो है ना, मियां साहब का जो बयानिया है वो क्या है सर? बयानिया जो वो है या वो पीपीपी से भी हम एसोसिएट करते हैं, वो ये है कि एलीट पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है ना, कि आप कहते हैं जी फौज के चीफ से हमारी नहीं बन रही और हम उस पर लड़ाई करें। इट इज़ नॉट अबाउट चेंजिंग के स्ट्रक्चर मुल्क का क्या है, इट इज़ नॉट चेंजिंग दी इकोनॉमिक पॉलिसीज़। आप बेसिकली कह रहे हैं कि मुझे मेरी मर्जी करने दो, फौज की मर्जी नहीं चलेगी। चाहे वो पीपीपी पावर में हो तो ये बात होती है, मिले और पीएमएलएन पावर में हो तो ये बात होती है। तो ये एलीट की पॉलिटिक्स के अंदर स्ट्रगल है, इससे कोई इस्टेब्लिशमेंट या प्रो पुअर या एंटी पुअर का मेरे ख्याल में ज़ाती तौर पे कोई इतना ताल्लुक नहीं है। मैं सिर्फ जाहिद साहब से इस बात पे डिसएग्री करूंगी कि पीएमएलएन की जो 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कि ऑब्वियसली वो पंजाब के अंदर जीतते रहे हैं, पिछले 2 इलेक्शन में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो उनको क्या ज़रूरत है कि वो अपने कैंडिडेट्स चेंज करें। हाँ नहीं, मैं जो आप दूसरी बात करें, मैं इसको डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं करूंगी। जो आप रिजर्व सीट्स पे उन पे तनकीद कर रहे हैं, मैं उससे बिल्कुल अग्री करती हूँ कि जो उन्होंने खवातीन को जो नॉमिनेशंस हैं उनकी रिजर्व सीट्स के लिए, वो सारी उनकी खवातीन जो है जो उनके मेल पॉलिटिशियन से रिश्तेदारी है। मैं वो कहूँगी कि वो सिर्फ डायनेस्टिक नहीं है, क्योंकि मसला ये है कि पीएमएलएन के अंदर अब शायद मरियम नवाज के आने से कोई तब्दीली आ जाए, ये खवातीन को स्पेस नहीं देते इस पार्टी के अंदर, और क्योंकि वो इस नहीं देते तो इस पार्टी के अंदर कोई खवातीन लीडर्स हैं ही नहीं, जैसे पीपीपी में फॉर एग्जांपल हमेशा रही हैं खवातीन जिनकी अपनी आइडेंटिटी होती है, चाहे शरी रहमान हो या शाजिया मरी हो, नफीसा शाह हो, इनके पास ऐसी बिल्कुल इनके पास ऐसी शैला रजा है, इनके पास खवातीन है ही नहीं। ये मामला पार्लिमानी बोर्ड के पास नहीं जाना चाहिए। हाँ, और क्योंकि इनके पास खवातीन है नहीं, इसलिए ये फिर वो होता है कि ये बैठ के लिस्ट लास्ट मिनट पे बनाते हैं और सारे रिश्तेदार। एक ब्रेक छोटी सी लेकर, ब्रेक के बाद नून लीग की जो पोलिटिकल स्ट्रेटजी है 2018 के इलेक्शन के हवाले से कितनी इंप्रेसिव है, इस पर गुफ्तगू जारी रहेगी।
प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। आरफ आप ही की तरफ आऊँगा। वो जो हम बात कर रहे थे कि जो मखसूस नशिस्तें उसके हवाले से, फिर ख़ानदान के जो मेल फिगर्स हैं उनके, लेकिन ये मेरा सवाल है कि ये मामला भी पार्लिमानी कमेटी की तरफ भिजवाते, बोर्ड की तरफ के वहाँ बैठ के लोग इंटरव्यू करते। मेरा तो ये ख्याल है कि जैसे अगर ये पीपीपी में ये मसला नहीं था तो इसका बहुत सारा क्रेडिट बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जाता था। तो ये अगर कोई तब्दील कर सकता है तो शायद मरियम नवाज साहिबा करें, क्योंकि इस पार्टी के कल्चर में ख़वातीन स्पेस नहीं है। और आप देखें ना कि कितनी तब्दीली आई है, और तब्दीली इसलिए आई है क्योंकि मेल पॉलिटिशियंस जो हैं वो तब्दील हो गए। क्योंकि साकडार साहब इस दफ़े नहीं थे तो नूश रहमान गायब हो गई हैं लिस्ट से। पिछली दफ़े वो टिकटें खुद बांट रही थी। सो वो कहने का मकसद ये कि अनुश रहमान की अपनी अहमियत जो थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद द PMLN। बट मैं एक दूसरी बात पंजाब के पॉलिटिक्स के हवाले से PMLN की ये करना चाहूँगी कि देखिए PMLN की ज़्यादातर जो इलेक्टोरल स्ट्रेंथ है वो पंजाब है, वो ज़्यादा इधर उधर से जीतते नहीं हैं। और पंजाब के अंदर PMLN सिंपल मेजॉरिटी या 2/3 मेजॉरिटी तब लेती है जब उसके सामने कोई दूसरी पार्टी नहीं होती। ये 97 में हुआ और ये 2013 में हुआ। 2013 में और 97 में PPP वाइप आउट हो गई थी, और 2013 के अंदर PTI वाज जस्ट सेकंड पार्टी थी, बट इट वाज इनकॉम्पिटेंट। बिल्कुल ऐसे ठीक कह रहे हैं। इस दफे देखना ये होगा कि खलाई मखलूक एक तरफ, बट जब PMLN इज फेस्ड विद अनदर स्ट्रॉन्ग पार्टी तो वो कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। करेंगे वो जरूर। सेंट्रल पंजाब अभी भी वो उनका है। पार्टी तो अभी भी खलाई मखलूक के साथ वाबस्ता है जी, वही तो। वो तो अब हम कब तक जाहिद साहब ये बात करते रहे ना कि वो PMLN कैसे खलाई मखलूक के खिलाफ होती है। एंटी एस्टैब्लिशमेंट कैसे है पार्टी? भाई वो तो अब जाहिद साहब हम कितनी दफे बात कर चुके हैं, वो नहीं है एंटी एस्टैब्लिशमेंट। ये मैं तो कभी भी नहीं कहती। और उनकी बेटी आने के बाद बेहतर ताल्लुकात हो जाएंगे। क्या पहले खराब थे? स्टेटमेंट तो ये बता रही है। ये तो अशर रहमान ने बहुत अरसा पहले कॉलम लिखा था ना कि, एंड आई स्टिल रिमेंबर इट, उन्होंने कहा था सबसे जो बड़ा कॉम्प्रोमाइज मियां नवाज शरीफ ने किया है खलाई मखलूक से वो तो ये है कि उन्होंने शहबाज शरीफ को पार्टी का हेड बना दिया है। इससे ज्यादा प्रो एस्टैब्लिशमेंट आपके पास कोई और होगा पार्टी के? एक और कॉम्प्रोमाइज किया जी, कौन सा आप बता दें। अब आप बता दें। सेनेट की सीटें जो जिस तरह तकसीम की इन्होंने, वो तो अब मुशाहिद साहब को जी बिल्कुल, उस पर तो पार्टी के अंदर से बड़ा एक तरह से एहतजाज हुआ कि तो किसी से पूछे बगैर बताए बगैर। तो देखे ना, बट अब देखना तो हमें यही है ना कि वो सेंट्रल पंजाब से इस वक्त जब व्हेन दे आर फेस्ड विद अनदर स्ट्रॉन्ग पार्टी वो कितनी सीट्स लेके जाते हैं, क्योंकि वो मिनिमम 100 लेके जाएंगे तो वो हुकूमत बनाएंगे। और 100 सीट्स का मतलब है कि उनको इस वक्त सेंट्रल पंजाब मोरलेस स्वीप करना पड़ेगा। लेकिन भी देखा जाए सर तो जनूबी पंजाब के अंदर कोई प्रेजेंस नहीं थी नून लीग की, लेकिन पहली बार 2013 के इलेक्शन के बाद 97 में भी हुआ था। हुआ था बट इतना ज्यादा नहीं थी मेरा ख्याल। भी 2/3 मेजॉरिटी थी PMLN। बिल्कुल ठीक है, बट ये कि जनूबी पंजाब ज्यादातर कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी का वो इलाका है, वहाँ पे ज्यादातर पॉपुलर पार्टी है। लेकिन अब लगता है कि वहाँ पे थोड़ा बहुत काम हुआ, आपको लगता है कि रिटेन कर पाएंगे? अभी भी नहीं लगता है। देखिए बात सुनिए, जो फिर इन्होंने जनूबी पंजाब को एक हद तक उन्होंने दोबारा अपने जो फोल्ड में लेके आए थे वो 2013 में इलेक्शंस के बाद। जी बात की बात जितने भी आपको ये अब्दुल्ला कांजू की बात कर लें या जो है ये दूसरे जो है अवैस लगारी, रियाज पीरज़ादा, ये और दूसरे इनका नाम क्या है, ये जो हिराज नहीं, ये जो अभी जो लीडर हैं पंजाब मखतूम खुसरो बख्तियार, ये सब के सब जो है डायरेक्ट इलेक्शन में है। अच्छा ये जो है जो PTI को जो एडवांटेज अब मिल गया कि PTI ने 2013 में अपनी इनरोड्स बनाई थी सही, और उसमें जो है उसमें इलेक्शन सीटें इतनी शायद ज़्यादा नहीं आई थी, लेकिन उनकी जो है वहाँ ताकत थी वहाँ पे। अब जो है उनको एडवांटेज ये बन गया। तो वही बात आ रही है आरफा की, जो है इस वक्त बैटल पाकिस्तान जो है वो बैटल फॉर GT रोड है, जहाँ पे ये सारा का सारा जो महवर यही बन के आती है। बाकी तमाम चीज़ें जो हैं लगता है मैंने कम बेश जो है आपके ऊपर तस्वीर साफ नज़र आ रही है। सिंध में कोई तब्दीली होने नहीं जा रहा है, बलूचिस्तान में कोई तब्दीली नहीं आ रही है, KP में भी जो है लगता है कि कोई मेजर शेकअप नहीं होने जा रहा है। साउथ पंजाब एक तब्दीली आई है कि जो वहाँ पे अब PTI के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। तो PMLN का जो सारा जोर जो है GT रोड पे ही होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे पीपल्स पार्टी की, जिसे किसी ज़माने में वफाक की पार्टी कहा जाता था, चारों सूबों की पार्टी कहा जाता था। क्या अब वो दोबारा वही पार्टी बनने जा रही है
या सिर्फ सिंध तक महदूद रहेगी? और सिंध में जहाँ पे कि GDA के नाम से एक नया अलायंस बन चुका है जिसमें पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग शामिल हो चुके हैं, कितनी मुश्किलात है पीपल्स पार्टी के लिए? छोटी सी ब्रेक के बाद डिस्कस करें। मैं निकला हूँ, मैं आया हूँ, मैं हर जगह जाऊँगा, मैं मेरा प्रोग्राम पहुँचाऊँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे और हम पाकिस्तान को एक पुरअमन, खुशहाल और तरक्की पसंद पाकिस्तान बनाएंगे। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। पीपल्स पार्टी की सर बात करने हम जा रहे हैं। जरदारी साहब भी पहली बार कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगरचे पहले लड़ते रहे लेकिन 5 साल जो प्रेसिडेंट रहे हैं और पिछले 5 साल तो फिर वो बाहर ही बैठे रहे हैं, बट काफ़ी अर्से बाद दोबारा कौमी असम्बली को रौनक बख्शने के लिए वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी पहली बार कौमी असम्बली का हिस्सा बनने जाएंगे। 2 नशिस्तों से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। जरदारी साहब की 2 बहनें हैं वो भी कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। बट मेरा सवाल सर इन चीज़ों से हट के कि उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है क्या, मेरी कन्फ्यूजन ये दूर करें कि ये इस पार्टी को जरदारी साहब लीड कर रहे हैं या बिलावल लीड कर रहे हैं? सर कौन कर रहे हैं? जो थोड़ा बहुत भी लोगों का ख्याल था या ख्वाहिश थी पीपल्स पार्टी के जो है क़यादत तब्दील होनी चाहिए, यानी जरदारी साहब से हटा के बिलावल पे आनी चाहिए, तो उनकी जो है जो ख्वाहिश थी वो ख़त्म हो गई। क्योंकि जब एक दफ़ा वो पार्लियामेंट में आ जाएंगे, और मैं ख्याल ये कि इसमें कोई शक नहीं है कि वो मुंतखब भी हो जाएंगे, तो उसके बाद जो है फिर तो यानी जो बिलावल हैं वो तो फिर अपनी जो है साइड लाइन में आ जाएंगे। तो वो तो कोई नहीं है। जरदारी साहब जो हैं जब तक रहेंगे वो क़यादत अपने पास ही रखेंगे। एक तो तब्दीली है। दूसरी बात है अफसोसनाक सूरत हाल है पंजाब में। वहाँ पे तो इतना लगता है कि जो 2013 में भी चंद हज़ार वोट लिए थे वो भी वोट नहीं उनको। हामिद सईद काज़मी साहब ने कहा कि मुझे टिकट नहीं चाहिए, जी बड़ी मेहरबानी, और जरदारी साहब मिन्नत तरले कर लें जी, ले लें। भाई मसला ये था कि जो उनके इलेक्टेबल्स थे थोड़े बहुत रह गए थे, 2 वो भी शायद सारे PTI में पहले भी शामिल हो गए, तमाम बुखारी से लेके अब फिर वो चंद 2013 के इलेक्शन में भी उन्होंने बड़ी मुश्किल से PTI के टिकट पे कंटेस्ट किया था। और पिछले 5 साल में जरदारी साहब ने तो बिल्कुल कोई एफर्ट ही नहीं किया टू रिवाइव द पार्टी ना। ज़िमनी इलेक्शन में सर तहरीक लब्बैक या रसूल से बाद की पार्टी के तौर पे ज़मानतें ज़ब्त हुई हैं, ज़िमनी इलेक्शन के अंदर तो ये हालत थी। में उनकी जो है जो भी एक सुपीरियरिटी जो है वो बरकरार रहेगी। मतलब ये है कि वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है। सर GDA आ गया ना। GDA पे मैं आपसे बात करना चाह रहा था। GDA जो है एक यकीन तौर पे एक इत्तेहाद बनाया ताकि उसको काउंटर कर सके, लेकिन GDA में जो कौन लग जाते हैं। देखिए सिंध के अगर आप सियासत जानते हैं तो हमेशा जो मुकाबला रहा है उनकी कज़न्स के दरमियान होता है। कज़न्स के दरमियान या आपके दूसरे भाई के दरमियान तो नहीं हो सकता है ज़्यादा, लेकिन ये कोई भांजे भतीजे भी होते हैं, उनके मुकाबला होता है। तो यही होता है कि 2 इलेक्टेबल्स हैं फ़र्ज़ कीजिए जिनके बहुत ही करीब हैं और एक ही उससे ताल्लुक़ रखते हैं। सही। तो उसमें से जो पीपल्स पार्टी में चला गया तो पीपल्स पार्टी का वोट सीट मिलेगा। उसके बाद जो बचता है उसके लिए कोई पार्टी ज़रूरत है, तो इस वक्त कोई और पार्टी नहीं। पहले PMLN में चले जाया करते थे, PMLN ख़त्म हो गई है, तो अब वो जो है ये जो ग्रैंड अलायंस है। इस बेस में सिर्फ थोड़ा सा जाहिद साहब, अब तो आपको सिंध की पॉलिटिक्स का ज़्यादा अंदाज़ा है कि वहाँ सिर्फ पॉकेट्स हैं जिसमें PPP की रेजिस्टेंस है, जैसे जतोईस का इलाका है, फिर ये अपना पीर पगाड़ा के हैं। अब इस दफ़े जो मिर्ज़ाज हैं जुल्फ़िकार और उनकी बेगम, क्योंकि उनकी जो है वो ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं तो वो चले गए हैं। तो जो भी एक और हमेशा कोई ना कोई ऐसी एक अलायंस ही बनती है जी, बट वो हमेशा पॉकेट्स हैं ऑफ अ फ्यू फैमिलीज जिनकी फॉर वट एवर रीज़न PPP के अंदर नहीं हो सकती एंट्री, तो वो एक अलायंस बन जाते हैं। जैसे वो जो ठट्ठा के शिराजी हैं वो पहले अलग थे मगर फिर वो PPP में भी आ गए, फिर वो सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग कि वहाँ PPP की डोमिनेशन इतनी ज़्यादा है कि जो भी कोई 3-4 लोग उससे बाहर होते हैं पार्टी से, उनकी एक अलायंस बन तो जाती है, बट वो कभी एक इट इज़ नॉट अ पार्टी एज सच, इट इज़ अ फ्यू फैमिलीज जो रेजिस्ट कर रही हैं PPP को। 2 वजह थी। एक तो एक और बात भी है कि PMLN को मौका था। एक देखिए PMLN ने एक वक्त में सिंध में इनरोड्स बनाई थी। 2000 ये जो 1990s में
उनके लोग इलेक्ट्रों को पुराना चलाया था ना, जैसे ये आपके जुनिजो के ज़माने में जब पीपल्स पार्टी ने बायकॉट किया था तो बहुत से नए फेसेस सिंध की पॉलिटिक्स में आए थे और वो उसको PMLN के फोल्ड्स में आया था जिसमें बाकायदा उन्होंने एक लिहाज से काम भी किया था। तो मुझे एक अच्छी तरह याद है कि ये इलेक्शन कैंपेन में ख्याल 2003 की जो थी और उससे बाद में भी जब सिंध में जब जाते थे अंदर तो उसमें पहली दफ़ा ये हो रहा था अगर 10 लोग बैठे हुए हैं किसी जगह पे तो कम से कम 3 उसमें से जो है 3 या 4 जो है वो PMLN की बात भी करते थे। सही। वो चीज़ आई थी, PMLN ने बिल्कुल छोड़ दिया। देखो PMLN को मौका मिला था, जतोई जो है लोग आए थे, फिर उसे मुमताज़ भुट्टो से लेकर और XYZ जितने भी GDA के साथ थे वो आए थे, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि एक लिहाज से जो फैसला उनका वही था कि सिंध में हमें कोई पीपल्स पार्टी को छेड़ना नहीं है, तो उस वजह से कोई काम नहीं किया। इस बार तो वही बात आ जाती है ना कि पंजाब के अंदर जैसे PMLN अगर डोमिनेट करती है तो उसको लगता है कि और कहीं करने की ज़रूरत नहीं है, और 2013 ऑनवर्ड तो जाहिर साहब PPP और PMLN ने कहीं ये एक इनकी अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग थी 2013, हाँ, कि आप सिंध को नहीं छेड़ेंगे, हम पंजाब में नहीं छेड़ेंगे। और बट आई थिंक इंटरेस्टिंग चीज़ जो इस दफ़े है वो PPP के हवाले से भी और सिंध से भी है, इसके कराची के इलेक्शन में कितनी एक्साइटमेंट है, क्योंकि वहाँ MQM की वीकनिंग के बाद सारी पार्टीज जो हैं वो इस वक्त कराची के अंदर इलेक्शन लड़ने पे तैयार हैं। ये सबसे देखो असल में जो है एक तो GT रोड का मामला एक, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो अनप्रिडिक्टेबल है इलेक्शन जिसके मुतालिक कोई कुछ नहीं कह सकता है इस पर, वो कराची के, और कराची के अलावा नहीं पूरे अर्बन सिंध के, सिर्फ कराची की बात नहीं है, जैसे बेसिकली हैदराबाद एंड कराची नहीं, हैदराबाद खास में जीतते रहे हैं, चक्कर में जीतते रहे हैं, और उसके बाद जो सूबाई असेंबली में आपको अगर पता नवाब शाह में जो है MQM, तो ये अर्बन सिंध में पॉकेट्स MQM के अच्छे खासे थे भाई, इनके जो है ये 60 के करीब सीटें होती थी, तो सिर्फ कराची नहीं होती थी बल्कि यहाँ से भी होती थी। AJK असेंबली में भी 2 अरकान उनके एक ज़माने में वो तो थे ही, लेकिन मैं इस कराची के हवाले से बात, लेकिन एक खाली सिंध को जो है वो पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है और जो है दूसरी पार्टीज में नहीं है, जिस तरह से औरतों को उन्होंने स्पेस दिए और जनरल सीट्स पे। अच्छा, इवन उनके जो है जो हम पंजाब की बात कर चुके हैं जिसमें इनके भांजे भतीजों पता नहीं किसको बेटी है उनको दिया है सीटें, सिंध में जो जिन ख्वातीन को सीट रिजर्व सीट में भी आई उनके अपनी भी एक आइडेंटिटी होती है, ये सिर्फ इस वजह से नहीं है कि जो है वो उनके किसी की सेनेट के अंदर अब हाल इलेक्शन में सर हिंदू कम्युनिटी से लेके हैं, PPP को क्रेडिट देना पड़ेगा इस बात पे। सेनेट इलेक्शन के अंदर हालिया सेनेट इलेक्शन में हिंदू कम्युनिटी से खातून को लेके हैं, उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया। PPP के पास हमेशा जो विमेन लीडरशिप होती है या वर्कर्स होते हैं, लेकिन आरफा आपको नहीं लगता कि अगर नहीं वही मैं कह रही हूँ, चाहे लीडरशिप है चाहे वर्कर्स है, वो उनकी आइडेंटिटी होती है। फौजिया वहाब, शाजिया मरी थी, फौजिया वहाब, नफीसा शाइस्ता चाहिए कि अगर इस पार्टी को बेनज़ीर का बेटा जुल्फ बिलावल लीड कर रहा होता बजाय उनके हस्बैंड के, तो रिजल्ट्स कुछ और अच्छे ना होते, क्योंकि जो भुट्टो का वोट है वो तो कहीं बेनज़ीर के साथ, जुल्फ़िकार भुट्टो के साथ और बिलावल के साथ खड़ा है, शायद जरदारी साहब के साथ उस तरह की। सॉरी, मेरा ख्याल है कि पंजाब के अंदर एटलीस्ट सिर्फ बिलावल चेंज ऑफ फेस से फ़र्क नहीं पड़ेगा और बहुत कुछ करना पड़ेगा। बिलावल ही चेंज ऑफ फेस काफ़ी नहीं है, एक आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, नई आइडेंटिटी। वक्त गुजर चुका है, 40 साल पहले जो बात थी वो उसको रिपीट नहीं किया जा सकता, उस बुनियाद पर इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।